पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होता है। अब समझो मेरे भाई क्या कहना चाह रहा है कि अब सबसे पहले जानोगे प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, नेचुरल नंबर, ये सब क्या होता है। एक बार हम पीछे की स्लाइड में यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। पूरा जो नंबर सिस्टम होता है वो रियल नंबर पे, हमें न कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना है। आपको इस स्लाइड पे आओ, सबसे अच्छा आपको समझ में आएगा। नंबर को हम तीन भागों में बांटते हैं, एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। नंबर को जब हम तीन भागों में बांटते हैं, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर तो हमें पढ़ना नहीं, कॉम्प्लेक्स हमें पढ़ना नहीं, हमको पढ़ना है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √5, पाई, 3.222, ऐसा दशमलव जो इनफाइनाइट तक चले, जो टर्मिनेट ना हो। और रेशनल नंबर क्या होता है? √81, क्योंकि यहाँ रूट निकल जाएगा, ये हो जाएगा 9। और 0.59 मान लीजिए कुछ हो गया, इसको बदल के पी बाई क्यू के रूप में 100 में लिख सकते हैं, तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। अब रेशनल नंबर को हम दो भागों में बांटते हैं, एक डेसिमल और एक इंटीजर। फिर आगे फर्दर हम डेसिमल को टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बांटते हैं। फिलहाल इसको हम डेसिमल वाले चैप्टर में करेंगे, अभी हमारा फोकस इंटीजर पे है। इंटीजर को हम दो भागों में बांटते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर है उसको फर्दर दो भागों में बांटते हैं, एक जो जीरो से शुरू हो, 0, 1, 2, 3, एक जो पॉजिटिव मतलब 1, 2, 3 से शुरू हो। मान लीजिए जो जीरो जीरो से शुरू हो रहा है उसको होल नंबर बोल देंगे, और जो 1, 2, 3 से बोल हो रहा है उसको पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पूरा एक मैप बनाया गया है। अब इसको पढ़ने के लिए आप कैसे इसको पढ़ेंगे? आप रीजनिंग में वेन डायग्राम को पढ़ना सीखे होंगे। अगर हम इधर से नीचे को बोलेंगे तो सम लगाते हैं, और इधर से आप ऊपर का बोलेंगे तो आर लगाते हैं। जस्ट एग्जांपल आप सुनिए, सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं। कथन, सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं। क्या सही है? बिल्कुल, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। हम ऐसे भी कहते हैं सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन क्या हम ऐसे ऊपर से ऐसे कह सकते हैं सभी रियल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं। देखिए रियल नंबर का बॉक्स इतना बड़ा है, उसमें तो थोड़ा सा ही है ना, तो यहाँ पे हम सम लगाएंगे। सम रियल नंबर आर नेचुरल नंबर। अगर ऊपर से आ रहे हैं सम रेशनल नंबर आर होल नंबर, ऐसे इसको बोला जाता है। आइए सवाल देखते हैं। सवाल में क्या रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार बना लो। रियल नंबर ऐसे लिख लो, रियल नंबर। आप यहाँ पे देखो, रेशनल, इरेशनल। रेशनल को इंटीजर में बांटो, इंटीजर को पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर जीरो से शुरू हो रहा है होल नंबर, एक से शुरू हो रहा है तो नेचुरल नंबर। अब क्या कर रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, ऊपर से जा रहे हैं तो एक कथन सही हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। बताइए, ए यहाँ से नीचे आ रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। अभी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होगी। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक मतलब इंटीजर एक परिमेय संख्या होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये भी सही हो जाएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक है, ये भी सही हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर 2 होगा। आंसर 2 वाला सही नहीं है। अब ये सीडीएस में पूछा गया एक सवाल है, ये स्टेटमेंट बेस है, आपके प्रश्नों को, आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। फिर से एक बार लिख लीजिए, आप 2-3 बार लिखिए इस क्लासिफिकेशन को, ऐसे आराम से कर लेंगे। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल, इरेशनल। रेशनल को क्या किस में बांटते हैं? इंटीजर और डेसिमल। एक और कॉन्सेप्ट हमने आगे लगा। फिर इंटीजर को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? होल नंबर और नेचुरल नंबर। बस अब देखिए क्या कर रहा है। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, मतलब धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ऊपर से नीचे आ रहा है मेरे भाई, ऊपर से यहाँ आ रहा है, ये गलत है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब इंटीजर एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल मेरे भाई, ऊपर से नीचे जा रहा है।
प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर एक वास्तविक संख्या होता है। ये भी सही। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। और पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है? तो पहला, तीसरा, चौथा किस में? ऑप्शन 2 में। तो 2 ऑप्शन हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, मान लीजिए पी क्यू आर विशिष्ट पूर्णांक है, आर एक धनात्मक सम पूर्णांक है, जबकि पी और क्यू धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सत्य नहीं हो सकता? जब भी ऐसा प्रश्न आए, आपको पी और क्यू आर को कुछ न कुछ मान लेना है। जैसे मैं क्या करा, आर धनात्मक सम पूर्णांक है तो आर को 2 मान लो। पी और क्यू धनात्मक ऋण पूर्णांक है तो इसको 3 मान लो। धनात्मक विषम पूर्णांक है, पी और क्यू को 5 मान लो। अब देखो क्या कह रहा है, अब इसी में सेटिस्फाई कर दो। पहला ऑप्शन उठाओ, क्यू मतलब 5, पी मतलब 3, आर मतलब 2। आंसर क्या आ गया, 5 विषम है तो ये सही हो गया। क्यू स्क्वायर, सी वाला ऑप्शन देखो, क्यू स्क्वायर कितना हो गया, 25, और पी माइनस आर मतलब 1। क्या ये विषम आ रहा है? ये भी सही हो गया। क्या कर रहा है, पी माइनस आर, पी माइनस आर मतलब 1 का होल स्क्वायर 1, ये तो विषम आ गया, तो ये वाला गलत हो गया। पी आर, ये वाला भी देख लो, 2 हो गया, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 दूनी के 4 इंटू 2 8, ये भी सम आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, 3√16 क्या है? देखिए 3 हो गया, √16 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 को हम 4 लिख सकते हैं। 3 इंटू 4 एक 12। अब बताओ 12 क्या है? 12 एक काल्पनिक संख्या है? बिल्कुल नहीं। 12 एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 12 तो कटेगा ही ना। 12 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल नहीं। 12 एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, तो 12 एक पूरा पूरा अंक है ना, तो 12 को हम पूर्णांक बोल सकते हैं। तो क्या हो गया आंसर सी। अब देखिए एनटीपीसी का सवाल, एक अभाज्य संख्या में क्या होते हैं बताइए। अगर आपको एक अभाज्य संख्या दी जाए, उसमें क्या होता है, दो से ज़्यादा भाजक तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। केवल खुद और एक से विभाज्य होती है? बिल्कुल, एक अभाज्य संख्या केवल खुद और एक से विभाज्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है? कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर, कंपोजिट नंबर नहीं है मतलब कि कौन सा अभाज्य संख्या है, डायरेक्ट आप ये समझो। क्योंकि कंपोजिट ऐसा पूछ रहा है, कौन सा मतलब खुद, कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है मतलब कौन सा ऐसी संख्या है जो खुद से और केवल एक से कटे। तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर इसमें कंपोजिट नंबर कौन सा है? हमको तो 433 दिख रहा है, और तो बाकी सब कटता हुआ दिख रहा है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे। अभाज्य संख्या क्या है? बस हमको इसमें बताना है, इसकी डिफिनीशन बताना है, बाकी सवाल तो बहुत ही आसान होते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या जिसमें कोई कॉमन मल्टीपल ना हो, वैसी संख्याओं को अभाज्य कर सकते हैं हम। देखिए 23 चौका 92, ये इसका मल्टीपल हो गया ना, कॉमन मल्टीपल आ गया, ये तो गलत हो गया। अब इसमें भी कॉमन मल्टीपल साफ साफ दिख रहा है, अगर 2 ही उठा लो तो भी इसमें 3, इसमें देखो 3 अट्ठे 24, ये भी 3 से कट रहा है, इसमें कॉमन मल्टीपल 3 दिख रहा है, इसमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं दिख रहा है। तो ऐसी संख्या जिसमें कॉमन मल्टीपल ना हो वो अभाज्य संख्या होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब डिजिट्स एंड इट्स प्लेस वैल्यू पे आ जाते हैं। क्या होता है डिजिट्स एंड इट्स प्लेस वैल्यू? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब तो जानते ही हैं हम लोग कि इसको हम डिजिट बोलते हैं। तो हमारे नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं, क्योंकि हम डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं। अगर हम बाइनरी पढ़ते तो 0 1 पढ़ते, ऑक्टल पढ़ते तो 1 से लेकर 7 तक पढ़ते। तो हम डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं, पूरा 10 डिजिट होते हैं। अब इन्हीं डिजिट से मिलकर नंबर बनता है। जैसे हमने उठा लिया 9, इसमें से उठा लिया 5, इसमें से 954 क्या हो गया मेरे भाई, 954 एक नंबर हो गया। अब इन्हीं नंबर में जैसे 4 क्या हो गया, इकाई का अंक, 5 क्या हो गया, दहाई का अंक, और 9 क्या हो गया, सैकड़े का अंक। इन्हीं को इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ा जाता है मेरे भाई, से मिलकर नंबर बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, यूनिट प्लेस होता है, 10th प्लेस होता है, 100% होता है, 100 प्लेस होता है। हर नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू वही, जैसे इसका प्लेस वैल्यू 6 हो गया, इकाई पे रहेगा 1 से गुणा करेंगे, दहाई से रहेगा 10 से गुणा करेंगे, सैकड़े पे रहेगा 100 से गुणा करेंगे, वो आ जाता है प्लेस। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, जो जो नंबर रहता है वही उसकी फेस वैल्यू हो जाए। जैसे 5 की फेस वैल्यू 5 है, 3 की फेस वैल्यू 3 हो जाती है। चलिए
सबसे पहले क्या कह रहा है कि निम्न संख्या में से स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई 19 दिसंबर 2017 का सवाल है। ये मत कहना कि इजी सवाल है या फिर कैसा भी सवाल, सवाल एग्जाम का है मेरे भाई। हम प्लेस वैल्यू क्या करते हैं, हम बस देखते हैं जैसे 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है तो 5 के बाद जितने भी प्लेस होंगे उतना जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4। 5 के बाद 4 जीरो तो 5 के बाद 4 जीरो हम लगा देंगे। अंकित मान और फेस वैल्यू 5 का फेस वैल्यू तो 5 ही होगा, तो 10 में से 5 गए 5, 9 9 9, 5 में से गए 4। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया फोर्थ वाला 4995। अब ये क्या कह रहा है, ये देखिए CHSL में आया है 2018 में। क्या कर रहा है, 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का क्रमशः है। देखिए 9 का स्थानीय मान 9 मतलब 900 हो गया, 9 के बाद 2 अंक है ना तो जो जीरो, और फेस वैल्यू तो 9 होती है, तो 900 और 9। आंसर 2 में, आंसर एक बंद मार देना भाई, क्योंकि यहाँ क्रमशः पूछा हुआ है, तो जिस आर्डर में पूछा गया उसी आर्डर में बताना है। अगला सवाल क्या कह रहा है, संख्या में 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। एक 9 यहाँ पे, एक 9 यहाँ पे है, इन्हीं का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस वाले 9 का स्थानीय मान 1 2 3 4, 9 के बाद क्या हुआ 1 2 3 4, और इस वाले का क्या हो गया 9 के बाद 2 जीरो, 9 के बाद 2 जीरो, क्या हो गया 90 और 900। 90 और 900 कहाँ पे है, यहाँ पे है, डी ऑप्शन मेरे भाई। अगला सवाल क्या कर रहा है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। किसके, 5 के। तो 5 का प्लेस वैल्यू 1 2 3 500, 5000, और फेस वैल्यू 5 का तो 5 होता है, वो ये तो सेम सवाल आ गया 994, 4994 ऑप्शन 3 में। ये रिवीजन वाली क्लास है इसीलिए जल्दी जल्दी चलेगा मेरे भाई। 5 के स्थानीय मान क्या होंगे, देखिए यार एनटीपीसी का सवाल है, 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, 5 के बाद जितना भी आएगा उतना जीरो लगा देना है। कितनी अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 के बाद कितना आ जाएगा 10 के पावर 7। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। संख्या में 3 के स्थानीय अंकित मान और स्थानीय मान का योग ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान कितना हो गया 1 2 3 4, 3 के बाद 1 2 3 4, और अंकित मान कितना हो गया 3, और योग ज्ञात करना है 1 2 3 3, 3 3 0 3, ऑप्शन बी। ये देखिए एसआई का सवाल है। 6/8 में 5 और 6/25 में 4 के स्थानीय मान का स्थानीय मान लिखिए। अब ये सवाल ग्रुप डी का है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा सवाल। अब यहाँ पे कहोगे भाई 6/5 में 5 कहाँ है, तो हमको डेसिमल में इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। 6/8 को अगर हम डेसिमल में ले जाते हैं तो जीरो बढ़ाएंगे, एक यहाँ पे जीरो जाएगा, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, और 8 पंजे 40, 0.05। और इस 6/25 में अगर हम करते हैं तो एक बार जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 60, और अगर यहाँ पे हम 2 बार ले जाएंगे तो 25 दूना 50, बचा 10, 25 चौके 100। अब क्या रहा है, इसमें 5 का स्थानीय मान, इसमें 5 का स्थानीय मान 5/100। देखिए जब अगर हम दशमलव के बाद स्थानीय मान करते हैं तो संख्या, देखिए इसको ही क्या ही बोलते हैं, और 7 बटे जो भी क्या रहता है उसके नीचे लिखते जाते हैं। 5/100, 100 प्लेस पे है तो 100, ये 10th प्लेस पे, इधर से हम शुरू करते हैं। वैसे यहाँ पे भी हम लिख देंगे 4/100। अब इसका योग पूछ रहा है, 5/100 प्लस 4/100 का योग कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9/100। 9/100 कहाँ है, सी ऑप्शन में। बोलिए समझ में आया, ये सवाल अच्छा था, एक बार फिर से देख लीजिएगा। अब क्या कर रहा है, अंक 3 अंकों के कितने धनात्मक पूर्णांक है जिसमें पी और क्यू आर क्रमशः सौवें, दसवें और इकाई के स्थान पे हो, ताकि P ग्रेटर देन क्यू, आर ग्रेटर देन क्यू, और P नॉट इक्वल टू 0। मेरे भाई बहुत ही अच्छा सवाल है, एक किताब में भी इसका आंसर सी दिया है जो कि गलत है। और किसी भी टीचर से बोलोगे वो क्या करेगा कि देखिए क्यू P से बड़ा है, आर क्यू से बड़ा है, तो सबसे बड़ा ढूंढ लीजिए, इसमें P नहीं सबसे बड़ा है, इसमें क्यू नहीं सबसे बड़ा है, इसमें है, तो बता देगा यही आंसर है।
यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि नंबर में कौन सा नंबर होगा, यहाँ पूछ रहा है कितने धनात्मक पूर्णांक होंगे मेरे भाई। इसको पूरी तरह से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें कितनी संख्या ऐसी होगी 3 अंकों की जिसमें p ग्रेटर देन q ग्रेटर देन p और q ग्रेटर देन r होगा। तो यहाँ पे हम मानेंगे, बहुत ही बड़े सवाल है, बहुत ही आसानी के साथ समझिएगा, नहीं तो आप भी और औरों की तरह कह देंगे कि यही आंसर होगा। देखिए क्यू का मान अगर हम 1 रखते हैं तो हमको पी का मान 0, आर का मान 0 रखना पड़ेगा, लेकिन पी का मान 0 है नहीं तो क्यू का मान 1 नहीं ले सकते। अगर क्यू का मान हम 2 रख देते हैं तो पी का मान हमें 1 लेना पड़ेगा, आर का मान 0 और 1 कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास 3 अंक हैं, 3 नंबर हैं, इसमें अगर हम एक तरीके से भर सकते हैं, इसमें हम एक तरीके से भर सकते हैं, इसमें हम 2 तरीके से भर सकते हैं। तो क्या होता है 1 × 1 × 2 मतलब 2। 2 संख्या ऐसी होगी जो p ग्रेटर देन q ग्रेटर देन r होगा। अगर q हम 3 ले लेते हैं तो हम p का मान 1 2 3, 1 और 2 ले सकते हैं, r का मान 0 और 1 और 3 कुछ भी ले सकते हैं। इसका मान 0 नहीं ले सकते, इसका मान 0 ले सकते हैं। अब देखिए हमारे पास अगर नंबर हो 3 नंबर हो, यहाँ पे तो क्यों है, क्यों मतलब फिक्स है, यहाँ पे 3 भरना है तो मतलब अगर इसको हम फिक्स करते हैं यहाँ पे 2 तरीके से भर पाएंगे, इसको 3 तरीके से, इसकी वैल्यू 2 इसकी वैल्यू 3 तो कितना हो गया 6। सेम इसी तरीके से अब देखिए अगर q बराबर हमने 2 लिया तो कितना आया, तो 2 ही आया। q बराबर 3 लिया तो कितना आया 6 आया। अब सेम इसी तरीके से q बराबर अगर 4 लोगे, q बराबर 4 लेने पे आंसर कितना आएगा 12 आएगा। q बराबर 5 लोगे तो कितना आएगा, q बराबर 5 लेने पे 30 आएगा। q बराबर 6 लोगे तो कितना आएगा, q बराबर 6 लेने पे 42 आएगा। q बराबर 7 लोगे, सॉरी ओ क्या हो गया, q बराबर 7 लोगे, q बराबर 7 लोगे तो कितना आएगा, तो 7 अट्ठे 56, 56 आएगा। q बराबर 8 लोगे तो कितना आएगा 72 आएगा। बस q बराबर 9 हम ले नहीं सकते। अब इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ने पे 240 आ जाएगा। इस सवाल को करने का यही नियम है। काउंटिंग ऑफ डिजिट, अब डिजिट की काउंटिंग देखिए, अब एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया काउंटिंग ऑफ डिजिट। ये वाला सवाल एक बार फिर से आप देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा, फिर से हम बता देंगे। फिलहाल के लिए हम काउंटिंग ऑफ डिजिट पे चलते हैं। अब देखिए काउंटिंग ऑफ डिजिट में हम दो तरीके की काउंटिंग करते हैं। एक नंबर में काउंटिंग, जैसे हमसे एक पूछ देगा कि 1 से लेके 1000 में कितनी बार, 1 से लेके 100 में कितनी बार 2 आएगा, 100 से लेके 1000 में कितनी बार 5 आएगा, 300 से लेके 600 के बीच में कितनी संख्या 3 बार, छत कितनी बार आएगा। इस तरीके से पूछा जाता है। एक टाइप तो ये पूछा जाता है, एक टाइप ये पूछा जाता है कि मान लीजिए हमको हमको कितना लिखना है, मान लीजिए हमको लिखना है 1 से लेके 389 नंबर तक टाइप करना है, तो हमको कितने नंबर टाइप, कितनी डिजिट टाइप करनी पड़ेगी। जस्ट एग्जांपल, जैसे हमको 1 लिखना पड़ रहा है तो हमको कीबोर्ड में 1 बार टाइप करना पड़ेगा। अगर 10 लिखना पड़ रहा है तो हम 2 बार टाइप करेंगे। जितने जितना डिजिट होगा, 312 अगर लिखना पड़ रहा है तो 3 बार टाइप करना पड़ रहा है, तो जितना डिजिट होगा उतनी बार टाइप करना पड़ता है। बस यही पूछा जाता है। पहला सवाल ही एसआई का है, एक कीबोर्ड में 1 से लेकर 8 तक संख्या को टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी, कितने की मतलब कितनी बार की प्रेस करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 से लेके 9 तक अगर हमको टाइप करना है तो हमें 9 बार टाइप करना पड़ जाएगा। और 10 से लेके हमको, अगर हमको 99 तक 10 से लेकर 99 में जितनी भी संख्या होगी उसको हम दो दो बार टाइप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक है ना, एक बार 1 टाइप करेंगे, एक बार 0, फिर एक बार 1 11 में, अगर 99 में एक बार 9, एक बार 9। ठीक, तो सबसे पहले देखिए 1 से लेकर 99 में नंबर क्या होता है, एपी में पढ़ाएंगे फार्मूला। अगर हमको किसी का टर्म, नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो लास्ट टर्म 99 माइनस फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब जैसे ये सीरीज बनेगी 10 11 12 ऐसे 99 तक चलेगा ना, तो इन दोनों का अंतर वही कॉमन डिफरेंस होता है, +1। अब देखिए 99 में 10 गया 89 +1 90, तो यहाँ पे 90 हमको 2 बार टाइप करना पड़ेगा, 180 आ गया। वैसे हम 100 से लेकर के 800 तक, 100 से लेकर 800 तक सेम इसी तरीके से निकालेंगे, 701 नंबर होगा।
तो 701 का गुणा 3 से करेंगे तो 21 3 आ जाएगा। अब इसको जोड़ो, 9 9 को यहाँ पे लिख दो, अब इसको जोड़ लो, 9 3 12 हो गया। वैसे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 2 यूनिट डिजिट, तो ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे क्या कर रहा है, सीजीएल प्री का सवाल है। 121 से लेके 1346 तक की संख्या लिखिए, जिसमें संख्या लिखनी है जिसको एक बार टाइप मतलब कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा, सेम वही सवाल है। तो हम क्या करते हैं, पहले 121 से लेके 999 इतनी बार हमको 3 3 बार प्रेस करना पड़ेगा एक नंबर लिखने के लिए। तो इसमें कितने अंक होते हैं, एक बार फिर से हम वही अपने फार्मूला से 99 माइनस 121 प्लस 1 डिवाइड बाई 1। अब इसको हम निकाल लेते हैं हम लोग, तो कितना आएगा 8 7 और यहाँ पे 8 प्लस 1 मतलब 8 7 9 इंटू 3। अब 3 इसको 8 7 9 इंटू 3, 8 7 9 होगा ना, यहाँ 3 कहाँ से आएगा, 8 7 9 इंटू 3। अब यहाँ पे एक बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 3 27, हाथ में 2, 3 7 21, 2 23 और 3 8 24, 2 26, 26 37। अब बात देखिए 1000 से लेकर के 1346 तक कितना नंबर होगा, 1347 नंबर होगा। इसको टाइप करने के लिए 4 बार आएगा। अब इसका गुणा एक बार कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया 7 चौक 28, 4 चौक 16, 2 2 18, हाथ में आया 1, 4 3 12, 1 13। अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 7 15 और यहाँ पे 9 3 12, फिर एक आ गया 7 3 10, फिर एक आ गया 2 2 4, 40 25, 40 25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। वही प्रश्न आ गया जो हम आपको बता रहे थे। जब आप इस 100 से लेके 1000 के बीच में गिनती करते हैं तो अंक 5 कितनी बार आता है। अब इसको नंबर को एक बार थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं, उसके बाद आप अगला सवाल, ऐसे कम से कम हर शिफ्ट में सवाल आते हैं इस टाइप के। क्या कर रहा है, 1 से लेके 1000 के बीच में 5 कितनी बार आएगा, तो 100 से लेके, तो हम 100 से पहली बार कितना आएगा, 105 पे आएगा। बस अब यही लाइन हमको पकड़ के जाना है। दूसरी बार 115 में आएगा, तीसरी बार 125 में आएगा, चौथी बार 135 में आएगा, फिर 145 में आएगा, 155, जहाँ 2 बार 5 आ गया वहाँ पे स्टार लगा लेना है। फिर 165 आएगा, फिर 175 आएगा, फिर 185 आएगा, 195 आएगा। अब जहाँ पे जो स्टार लगाए अब वो वाला कॉलम शुरू करते हैं, क्योंकि उसमें 5 रहा होगा, इसी बार 2 बार 5 आया है। 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159। देखिए हो गया ना। अब हम गिन लेते हैं, पहले हम 1 से लेकर 200 के बीच में गिनते हैं, फिर वही पैटर्न रिपीट होते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बस एक ही 5 गिन रहे हैं। 7 8 9 10, 10 आ गया इधर। 1 2 3 4 5, ये वाला फिर से गिन रहे हैं क्योंकि एक बार गिना हुआ था ना, एक बार इसमें गिन लिए, एक बार ऐसे गिन लिए। 6 7 8 9 10, इसमें भी आ गया 10, 150 भी तो था, सॉरी 10 आ गया। अब देखिए मतलब इधर भी 5, इस वाले हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसका मतलब 20 बार हमको 5 मिलेगा। देखिए फिर 100 से लेके अगर हम 200 जाते हैं तो हमको 20 बार 5 मिलेगा। वैसे 200 से लेके 300 तक जाएंगे तो हमको 20 बार 5 मिलेगा, और 300 से लेके 400 तक जाएंगे तब भी हमको 20 बार 5 मिलेगा। 400 से लेके 500 तक जाएंगे तब भी हमको, 499 तक, क्योंकि तब भी हमको 20 बार मिलेगा। अब देखिए 500 से लेके 600 को ये वाला स्टार लगा लीजिए, यहाँ पे 20 बार तो मिलेगा ही, प्लस कुछ और भी मिलेगा। ये और क्या मिलेगा उसको भी देखते हैं। 600 से लेके 700 तक भी 20 बार मिलेगा, 700 से लेके 800 तक भी 20 बार मिलेगा, 800 से लेके 900 तक में भी 20 बार मिलेगा। कहाँ गया, 8 से 900 के बीच में 20 मान, 1 20 1 2 3 4 5 6 7 8, 20 अट्ठे 160। अब देखिए प्लस ये 500 वाला था, मतलब कि देखिए 500 501
502 ऐसे आएगा ना, कि मतलब अब 10th प्लेस पे जितने भी 500 हैं, 10th प्लेस पे जितने भी 500 हैं, 100 प्लेस पे जितने भी 500 वो हमने छोड़ दिया था। तो 500 से लेके 600 के बीच में हमको 100 बार 10th प्लेस पे 500 मिलेंगे, प्लस 20 जो 500 इस वाले नियम के हिसाब से 20 तो था ही, तो कितना हो गया 100, 120 हो गया ना। 100 और 20, 120 और जोड़ दीजिए तो 280। तो टोटल कितना मिलेंगे 280। तो टोटल 280 बार 5 आएगा। ठीक, नहीं समझ में आया तो फिर से यहाँ पे गिनिए। सेम उसी प्रोसेस से बता रहे हैं, जैसे 100 से लेके 200 में 8 20 बार आएगा, 200 से लेके 300 में 20 बार आएगा, 300 से लेके 400 में 20 बार आएगा, 400 से लेके 500 में 20 बार आएगा, 500 से लेके 600 में 20 बार आएगा, 600 से लेके 700 में 20 बार आएगा, 700 से लेके 799 तक 20 बार आएगा। अब देखिए 800 से लेके 900 में 20 बार आएगा, प्लस और भी कुछ आएगा। 900 से लेके 1000 में 20 बार आएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 160, 20 अट्ठे 160 तो पहले निकल गए। प्लस अब देखिए 800 वाले में 800 से लेके 900 तक हमने इकाई और दहाई में कितनी बार 20 आया, 20 बार आया है। 8 कितनी बार 8 है, 20 बार आया। और सैकड़े के स्थान पे 20 कितनी बार आ जाएगा, 100 बार आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 120, कितना आ गया 280। इसमें भी 280 बार आएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 400 से 700 में ऐसी कितनी संख्या है जिसके 6 ठीक 2 बार आता है। अब बताइए 400 से लेके 700 में ठीक 6 2 बार हमको लिखना है। कैसे गिनना स्टार्ट करेंगे, 466 से पहला उठा लीजिए, 456 उठा लीजिए। अब 666 वाला उठा के स्टार लगा दीजिए। अब सारा कारनामा इस 600 वाले में है, क्योंकि यहाँ पे सैकड़े के स्थान पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 बार आ गया। अब देखिए 600 वाला शुरू करिए, 606, 616, 626, 626, 636, 646, 656, 666, इसी में स्टार लगाना था ना। और 676, 686 और 696, कितने नंबर हुए, 1 2। अब ए वाला देखिएगा 660, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 667, 667, 668, 689। एक बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 9 ही बार आएगा, क्योंकि ये वाला नहीं लेना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार ऐसे आएगा, 9 बार ऐसे आएगा। ये वाला नंबर नहीं लेना है, क्योंकि इसमें 3 बार छा गया ना। यहाँ पे क्या ठीक 2 बार आए, तो 18 बार ये हो गया, 2 बार ये, 18 तो 20 बार आएगा, जिसमें 6 आएगा 2 बार। अब आते हैं यूनिट डिजिट एंड लास्ट टू डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट तो इम्पोर्टेंट है, यूनिट डिजिट सब पढ़ाता है। लास्ट 2 डिजिट का भी सवाल आया हुआ है, आपको हम दिखा देंगे, उसको भी हम बताएंगे। तो यूनिट डिजिट आप जानते हो, कोई भी नंबर हो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, जो लास्ट वाला अंक होता है वही उसका यूनिट डिजिट होता है। जैसे यहाँ पे 125 लिखा हो तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए अगर हमको प्लस का यूनिट डिजिट निकालना हो, माइनस का यूनिट डिजिट निकालना हो, गुणा का यूनिट डिजिट निकालना हो, प्लस का निकालने के बाद ऐसे इसको 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 जोड़ दोगे, आ जाएगा प्लस का यूनिट डिजिट। माइनस का यूनिट डिजिट निकालना हो तो इसमें से इसको घटाना है। अब एक में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हमेशा आगे वालों से एक उधार लेता है, तो हमेशा इसको 10 और एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। तो 11 में से 9 गए, 2 आ गया। अब गुणा का लास्ट वाला मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुणा का यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक, प्लस माइनस गुणा भाग, और उसके बाद आपका फैक्टोरियल। अभी हम प्रश्नों में देखते हैं कैसे निकाला जाता है। गुणा का ही यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्लस माइनस का तो पढ़ना नहीं है, वो तो सब बच्चे बच्चे निकाल लेते हैं। तो हम मल्टीप्लिकेशन से शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है, इसका गुणनफल में क्या क्या होगा, हमको कैसे करना है, बस इसका गुणा करते जाना है। 7 7 49, 9 आ गया,
9 तरीक 27, 7 आ गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 आ गया, 4 त्याई 12, 2 आ गया, 2 दूनी 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। जो लास्ट का यूनिट डिजिट गुणा करते जाओगे, बड़ा नंबर हो गया तो उसका जो यूनिट डिजिट आता है उसको लेकर फिर आगे आगे गुणा करते जाओगे, आसानी के साथ मिलता जाएगा आपको। गुणन फल के में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। छता है 36, 6 बचा 6 सत्ते 42, 2 बचा 2 त्याई 6, फिर 6 बचा 6 तरीक 18, 8 सत्ते 56, 6 एकम 6, तो आंसर क्या आ गया 6 आ गया। अब क्या कर रहा है, मैं इकाई का अंक अंक प्लस 2 हो तो यन का मान ज्ञात कीजिए। इसका पहले से दे दिया, इकाई का अंक n प्लस 2 है तो हमको n का मान बताना है। तो इसको कैसे बताना है मेरे भाई, एक बार करिए आप, कैसे बताना है बताइए। तो इसको कैसे करना है आप देखते चलिए। 6 त्रिक 18 और n, 8 इंटू n हो गया, 8 इंटू n इक्वल टू n प्लस 2। तो हमको n का ऐसे मान रखना है जो 8 इंटू n और n प्लस 2, इसका इकाई का अंक इसका इकाई का अंक सेम आ जाए। तो हम n का अगर हम 1 रख लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये तो गलत हो गया। n को अगर 8 लिख लेते हैं, 8 अठाई 64, 8 अठाई नहीं 8 अठाई 64, 8 2 10, ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम n को 6 रख लेते हैं, 6 48 और 6 2 8, तो 8 8 सही हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया 6। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुणा वाला तो हो गया। ये 3 सवाल, ये 3 सवाल मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत हैं, ज़्यादा पूछा मतलब ज़्यादा वो हार्ड होता नहीं है। अब देखते हैं यूनिट डिजिट ऑफ पावर फॉर्म। अब जो पावर की फॉर्म में होता है उसको लिए हम कैसे करते हैं, 0 1 5 6 इन सब का यूनिट डिजिट कुछ भी हो सेम आता है। ठीक, यूनिट डिजिट पर कोई भी घात हो यूनिट डिजिट सेम आएगा। कोई नंबर है अगर उसका यूनिट डिजिट और यहाँ पे कुछ भी घात हो तो 0 वही आएगा। कोई भी नंबर हो और उसका यूनिट डिजिट 1 हो, उसका घात कुछ भी हो हमेशा एक आएगा। वैसे 5 के साथ है, वैसे 6 के साथ है। 4 के साथ क्या है, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट लगता है। अगर ऑड है तो 4 आएगा, अगर इवन घात है तो 6 आएगा। 9 के साथ भी ऑड और इवन का खेल लगता है। अगर ऑड है तो 9 आएगा, इवन है तो 2 आएगा। और 2 3 7 8 अगर ये यूनिट डिजिट में होंगे तो पावर को 4 से डिवाइड करके चेक करना पड़ता है। ये तो रही थ्योरी। आ जाइए प्रश्नों में। हमने क्या कहा, 9 अगर 9 आ गया तो हमको ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है। तो पावर में क्या है, पावर में इवन है तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अगर हम 4 आ गया तो 4 आ गया तो हमको क्या देखना पड़ता है, ऑड और इवन का। ऑड आ गया तो 4 ही हो जाएगा, अगर इवन आ गया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इवन है तो आंसर क्या हो जाएगा 6। में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक होगा। अब 2 में क्या देखना पड़ता है, 2 में ये देखिए पावर में है, पावर में है ये वाला। तो इस 2 में हमको देखना पड़ता है, हमको 4 से पावर को डिवाइड करके फिर देखना पड़ता है। तो पार्ट 4 से डिवाइड करने का मतलब लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड करना, 52 तो चला जाएगा, मतलब 2 की पावर 1 बचेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आइए मैं इकाई का अंक पता लगाइए। 2 की पावर 57, 2 की पावर 57 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 56 तक जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। और अगर हम यहाँ पे जाते हैं 3 की पावर 82, 3 की पावर 82 में इकाई का अंक अगर हमको पता लगाना है, 3 की पावर कुछ भी उसको 4 से डिवाइड किया जाता है, 80 तो हो जाएगा, 3 तरीका 9, 6 दूनी 18, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, 7 के पावर कुछ भी हो, यहाँ 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे 44 तक जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 बचा मतलब 7। 8 का पावर कुछ भी होगा, यहाँ पे 72 तक चला जाएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद बचेगा 1, तो मतलब बचेगा 8। 7 8 56, मतलब इकाई के अंक पे क्या आ गया 6 आ गया। अब आ गया नेक्स्ट सवाल, मान लीजिए यक्स कि इतना की पावर इतना है तो यक्स का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब बताइए 3 की पावर हमने क्या कहा, 3 की पावर
कुछ भी हो हमको 4 से डिवाइड देख के करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा। जब पूरा का पूरा चला जाता है तो हम पावर को 4 रखते हैं मेरे भाई। तो 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 त्रिका 9, 27, 81, मतलब इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। 7 की पावर वैसे यहाँ पे अगर हम रखते हैं यहाँ पे 36 आ गया, 2 बचा, 7 7 49, यूनिट डिजिट 9 आएगा। 6 की पावर कुछ भी रख लो कोई फर्क नहीं, थेथर है 6। तो अब यहाँ पे देखिए 7 माइनस 9, जब भी हम कहें कि अगर तो अगर यहाँ पे 7 माइनस 9, यहाँ पे -2 आ गया, हमें यहाँ पे 10 उधार दे देना था। 10 में से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 8। इसमें से घटा दो या फिर यहीं पे मान लो 17 में से 9 गया 8, ऐसे भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए 8 आ गया आंसर। संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सीपीओ का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हम कह रहे हैं कि जब पावर देखिए, पावर में जब ज़्यादा हो तो हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर हम 1 के 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पावर 1 बचेगा। वैसे 2 का डिवाइड करेंगे 2, इसका मतलब कि हम 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे 20 तक जाएगा। ठीक, अब ऐसे ऐसे 20 तक गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ये तो ओ हो गया नेचुरल नंबर का सम। एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एन का मान क्या होता है? 20 इंटू 21 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे क्या आ गया? 10, 210। अब बताओ इकाई का अंक क्या आ गया? 0। तो इकाई का अंक क्या हो गया? 0। अब नेक्स्ट आता है जब पावर के ऊपर पावर हो। अब तक एक बार रिवीजन करिए, हमने क्या पढ़ा? प्लस माइनस तो पढ़ना नहीं था, गुणा पढ़ लिया, उसके बाद मल्टीपल में अलग अलग तरीके से पढ़ लिया, उसके बाद पावर पढ़ लिया हमने। अब पावर की पावर पावर, पावर के पावर पावर हो तब क्या करना होता है? हमको कुछ नहीं करना होता। इसको देखोगे किताबों में सार्किसिटी पता नहीं क्या क्या करके बताते हैं। मैं कुछ नहीं बताता, मैं बस इतना बता रहा हूँ। ये 2 सवाल आप देख लीजिए। 2 सवाल कहीं एक एग्जाम के किसी न किसी एग्जाम के प्रश्न हैं, हमको नहीं मिला, मैंने अपने से लिख करके आपको दे दिया। देखिए इसमें क्या होता है, जब भी पावर की पावर कितना भी, चलिए हमको बस पहला पावर का 4 से डिवाइड करके इसके इकाई का अंक देखना होता। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 32 तक जाएगा तो 4 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया? 2। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे 4 का डिवाइड करोगे तो 7 की पावर 3 बचेगा, 7 7 49 और 49 3 243, बचा कितना? यूनिट डिजिट 3 बचा। समझ में आया? पावर के ऊपर पावर करना है, कुछ नहीं, बस पहले नंबर को 4 से डिवाइड करके देख लेना है कितना आ रहा है। अब चलिए नेक्स्ट यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल में आ जाते हैं। फैक्टोरियल का भी यूनिट डिजिट पूछ सकता है। अभी तक हमने गुणा भाग माइनस पावर के पावर पावर देख लिए। फैक्टोरियल का आप देख लेते हैं मेरे भाई। फैक्टोरियल का कैसे किया जाता है? जब फैक्टोरियल पावर में हो, क्या कह रहा है? जब फैक्टोरियल पावर में हो, जब पावर एन के फॉर्म में फैक्टोरियल हो, 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा चाहे जितना भी आए उसे हम 4, तो हम वहाँ पे 4 ही लेते हैं। इसको छोड़ो, हम क्या कर रहे हैं? जब फैक्टोरियल पावर में, हम जस्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए 786 फैक्टोरियल है। अगर अब फैक्टोरियल पावर में है, अगर फैक्टोरियल पावर 4 से ज़्यादा है तो उसको हम मात्र 4 ही लेंगे। क्यों 4 लेंगे? क्योंकि फैक्टोरियल 4 से ज़्यादा है, हमेशा जितना भी रहेगा वो 4 से कट जाता है। तो फैक्टोरियल 786 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड है, और हमने कहा जब भी कोई संख्या 4 से डिवाइड होती है तो पावर में हम उसके 4 रख देते हैं। तो 2 की पावर 4, जनरली हम बस यही करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब इसका इकाई का अंक कितना आ गया? 6 आ गया। समझ में आया? अगर पावर में 4 से ज़्यादा फैक्टोरियल है तो बस हम 4 ही पावर में लेंगे और उसके हिसाब से अपने निकाल लेंगे। क्या करा? अगर गुणा के रूप में फैक्टोरियल हो और 4 फैक्टोरियल से ज़्यादा हो तो आंसर 0 हमेशा होगा। अब देख लीजिए, अगर यहाँ पे पूछे कि इसका इकाई का अंक बताओ तो 0। क्यों? क्योंकि देखो एक 5 फैक्टोरियल 120 होता है। अब इसके आगे एक बार 0 आ गया तो किसी भी से गुणा करोगे उसका इकाई का स्थान हमेशा 0 आता है। तो समझे?
गुणा के रूप में समझ गए फैक्टोरियल, पावर के रूप में फैक्टोरियल समझ गए। अब प्लस के रूप में फैक्टोरियल समझ लो मेरे भाई। प्लस के रूप में भी अगर 4 से ज़्यादा आ जाए तो इस 4 फैक्टोरियल तक के जितने नंबर है उसको जोड़ने पे जितने भी नंबर आएगा बस वही उसका इकाई अंक होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120, 6 फैक्टोरियल क्या होता है 720। ऐसे जो भी करोगे उसका इकाई का अंक हमेशा 0 0 आता जाएगा। तो 0 तो हमेशा इकाई का अंक होगा ही। तो ऐसे में हमेशा इकाई का अंक ऐसे ऐसे करते जाओगे 0 आएगा। बस यही बचेगा कि देखिए 4 × 3 × 2, 4×3 = 12 24, 4 फैक्टोरियल का यहाँ लिख दो, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3×2 = 6, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 1 फैक्टोरियल मतलब 1। अब देखिए यहाँ पे जब जितना भी करोगे उसका ऐसे ऐसे 0 आता जाएगा। 1022 का भी करोगे बहुत बड़ा नंबर आएगा, लास्ट में 0 आएगा। इस 0 0 को जोड़ोगे तो बस यही वाला तो बचेगा, यही वाला नंबर बचेगा। 4 2 6, 6 2 8, 8 1 24, 10 और 3 13। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। आगे आइए लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, 100 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही लास्ट 2 डिजिट होता है। ये देखिए रेडियो ऑपरेटर का प्रश्न आया था कि इसमें लास्ट 2 डिजिट बताइए। तो इसको हम कैसे करते हैं, लास्ट 2 डिजिट को हम क्या करते हैं, हम 100 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं 100 से भाग दे देते हैं मेरे भाई। 100 से भाग दे दोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा क्योंकि 500 होता है और हम एक बार ज़्यादा ले जा रहे हैं तो -1 कर दे। यहाँ पे कर दीजिए -5 इंटू -5, क्योंकि 700 कटता है 5 कम है तो -5 हो गए, और यहाँ पे +5। अब -5 -1 5 और 5 25, तो लास्ट 2 डिजिट इसका क्या हो गया 25। यहाँ पे देखिए लास्ट 2 डिजिट इस अंक का बताना है। लास्ट 2 डिजिट बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग दे दो। 100 से भाग दे दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा -2, यहाँ पे क्या बचेगा +2। क्यों, देखिए 1300 अगर होता है लेकिन ये 2 कम है, ये 700 से 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 बचा दे। फिर ये 1200 से 3 कम है तो यहाँ पे -3 कर दीजिए। देखिए ए माइनस तो प्लस बना लेगा, तो माइनस का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 12 36। तो इसका डिजिट कितना आ गया, लास्ट 2 डिजिट 36। अब आइए भाई आईबी का सवाल देख लेते हैं। इसका लास्ट 2 डिजिट बताना है मेरे भाई। तो इसका लास्ट डिजिट कैसे बताओगे, 15, एक बार सवाल लिख लेते हैं, 15 × 37 × 63 × 51 × 97 × 17। इसका लास्ट 2 डिजिट बताने के लिए हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। अब दिक्कत 100 से भाग करने पे है, क्योंकि अगर यहाँ पे 100 से भाग करोगे यहाँ 15 बच जाएगा, यहाँ कुछ बचेगा, यहाँ 37 बचेगा, यहाँ 63 बचेगा, यहाँ 51 बचेगा, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा -3 बच जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे 17 बच जाएगा। अब करोगे तो करोगे कैसे। अब इस सवाल को करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, काट लेते हैं, और फिर जिससे काटे रहेंगे बाद में लास्ट में उसी से गुणा कर देंगे मेरे भाई। तो हम 5 से काट लेते हैं, 5 × 15, 5 × 100। ठीक। अब देखिए अब 20 से इसके भाग करिए, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 20 दूनी 40, यहाँ पे -3 बचेगा, 20 × 60, यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 20 × 60, यहाँ पे -9 बचेगा, फिर 20 पंचे 100, यहाँ पे -3 बचेगा, और यहाँ भी -3 बचेगा। कितनी बार माइनस आ गया, 1 2 3 4, 4 बार माइनस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। 3 × 9, 9 81 हो गया। 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, 9 81, 81 तिहियाँ 243, और फिर 3 × 9, 243 × 9 अगर हम कर देते हैं तो कितना हमको मिल जाता है, 9 त्रिक 27, हाथ में आया 2, 9 चौक 36, 2 38, हाथ में आया 3, 9 दूनी 18, 18 3 21। अरे आप एक बार ऐसे करते हैं ना, सॉरी यहाँ पे हमको ये करना ही नहीं था, हमने इसको थोड़ा सा एक स्टेप जानबूझ के बढ़ा दिया, इतना हमको स्टेप मिल गया।
जब हमको इतना मिल गया तो फिर हम इसको एक बार ऐसे कर लेते हैं। देखिए 9 3 तिरिका 9, 9 9 81 इंटू 3 तिरिका 9 तिरिक 27। फिर इसको हम 20 से, अभी तक जब तक एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा तब तक तो हम लास्ट डिजिट निकाल नहीं सकते। तो 20 चौके 80, यहाँ पे एक आ गया, ओहो आगे बढ़ गया, 20 चौके 80, एक बचा, फिर यहाँ पे 7, तो यूनिट डिजिट कितना बचा, तो यहाँ पे हमको बच रहा है लास्ट 2 डिजिट 0 और 7, और हमको गुणा कितने से किए थे, हम 5 से भाग दिए थे, तो 5 से और गुणा कर देंगे तो बच जाएगा कितना, 35। तो आंसर कितना होगा, 35। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट सवाल कर रहा है, जब पावर लास्ट का 2 डिजिट में पूछे। अब ये आया असली खेला, क्या कर रहा है, जब पावर में लास्ट 2 डिजिट पूछे, मल्टीप्लिकेशन में लास्ट 2 डिजिट आपने जान लिया कैसे क्या होता है। अब लास्ट पावर में लास्ट 2 डिजिट पूछता है तो हमको कैसे करना होता है, हमें देखिए जब यहाँ पे एक आएगा यूनिट डिजिट, जब किसी नंबर का एक यूनिट डिजिट हो तो हमको एक पहले लिख लेना है और इस वाले का इससे गुणा कर देना है। 9 त्रिक 27, 27 में जो बचेगा 7, हो गया 71। अब देखिए यहाँ पे एक आ गया, अगर यहाँ पे 3 रहे 7 रहे 9 रहे तो भी हमको यही स्टेप अपनाना है। क्यों, क्योंकि 3 3 7 9 इन सब का यूनिट डिजिट एक बनाया जा सकता है। जैसे 3 की पावर 4 81, मान ली 2 की पावर 9 की पावर 2 81, 7 की पावर 4 2401। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नंबर है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है और उसके पावर 144 है, तो हम कैसे करेंगे कि देखिए मान लीजिए बस इतना 3 का हम देखते हैं कैसे करेंगे। 3 की पावर, अब यहाँ पे हम इसको 4 बनाने की कोशिश करेंगे। 4 बना दिए, अब देखिए 4, अब तो 4 अगर हम यहाँ पे ले लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 3 12, 4 छंग 24, 36 बचा ना। अब देखिए 3 की पावर, अब फिर यहाँ पे कौन सा फॉर्म आ गया, 81/36। अब यहाँ पे एक आ गया और 8 छंग 48, 41 हो गया। अब कोई कहे अगर यहाँ पे 3 की पावर 145 होता तो कोई नहीं, 3 की पावर 44 अलग कर लेते, क्योंकि हमको 4 से देखना था, और 3 की पावर 1 इसको अलग कर लेते और लास्ट में इससे गुणा कर देते। अगर 3 की पावर 45 होता तो 123, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 23 आ जाता। तो इसी तरीके से हमको करना है। 1 3 7 और 9 इसका यूनिट डिजिट पता चल गया। अब 2 4 8, मतलब इन सब का कुछ भी हो 2 4 8 का, तो हमेशा 2 की पावर 10 में देखो 2 की पावर 10 तक का रहेगा तो आप डायरेक्ट जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 6, आप ऐसे 1 से लेके 10 तक तो आपको याद ही होगा। तो 10 से ऊपर आ गया, तो अगर 10 से ऊपर आ गया तो इसको 10 इंटू जितना ऊपर आ गया इवन, और 10 इंटू 8, अगर इवन है 76, 8 है 24, 2 5 8 सबके 2 का यही प्रोसेस है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ एक बार देखिए कि 2 की पावर 10, जैसे इस एग्जांपल है, अगर हम 2 की पावर 10 अलग कर लिए, देखिए इसको ऐसे करते हैं, देखिए 2 की पावर 10 अलग करने के लिए 24 50 इंटू 2 की पावर 2। अब 24 50 में 2 की पावर 2 गुणा करेंगे तो 24 बावन हो जाएगा। अब देखिए 2 की पावर 10 अलग कर लीजिए तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो 10 इंटू, अब देखिए कितना बचेगा 245, तो यहाँ पे कितना बचा, 8 बचा, 8 बचा तो मतलब ये कितना आ गया 24, 8 बचेगा तो 24 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 4 होता है, और 24 चौके 96, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 96। तो 2 की पावर का ऐसे निकाला जाता है, 4 की पावर का भी ऐसे निकाला जाता है, 8 का पावर का भी ऐसे निकाला जाता है कि 2 की पावर के तोड़ में। अब देखिए जब यूनिट डिजिट 5 हो, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा है मेरे भाई। आपको याद करना है कि यूनिट डिजिट जब मान लीजिए कोई नंबर है उसका सेकेंड मतलब 10th वाला प्लेस ऐड हो और पावर में भी ऐड हो तभी 75 आएगा, इनके बाकी सभी में 25 आता है। क्या मैंने कहा, जब 10th प्लेस ऐड हो और पावर भी ऐड हो
तभी 75 आएगा, बाकी हर केस में 25 आता है। आइए सवाल देखिए कि अंतिम 2 अंक याद कीजिए। हम 6 का तो बताया ही नहीं, 6 का कोई होता ही नहीं, 6 का कुछ नहीं। 6 की पावर क्या है? 3 है। देखिए 6 की पावर 3, 6 की पावर वैसे ही निकालना है जैसे 4, 4 4 से डिवाइड करने पे 3 बचेगा, तो 6 की पावर 3 कितना आ गया? 216। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया? 16। तो 6 का पावर जैसे हम यूनिट डिजिट निकालते रहे हैं वैसे लास्ट 2 डिजिट भी निकालेंगे। अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया साई में, इसमें क्या किया? इसमें से आपका सारा नॉलेज चेक कर लिया। 6 की पावर का भी चेक कर लिया, 1 का पावर और 5 का पावर, तीनों का पावर हमको यहाँ पे पूछ लिया गया। मतलब ये पूरा एक सवाल अगर बेस्ट सवाल बोला जाए लास्ट 2 डिजिट का, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सारा कुछ पूछ लिया है। देखिए 6 की पावर अभी निकाले 216, मतलब यहाँ पे 16 आएगा। 1 की पावर में क्या होता है? पहले यूनिट डिजिट 1 होता है और 3 चौके 12, 2 हो गया। अब 5 की पावर में क्या होता है? यहाँ पे अगर ऐड हो, यहाँ पे ऐड हो तभी होगा, अदरवाइज हर एक केस में 25 होगा। तो बिना सोचे यहाँ पे 25 लिख दो। अब देखिए 25 अट्ठे 200 होता है, तो 25 सौ में कितना होगा? 400 इंटू 21। अब 400 में कुछ भी गुणा करोगे तो डबल जीरो लास्ट में आएगा ही, तो लास्ट 2 डिजिट कितना हो गया? डबल जीरो। आगे चलते हैं नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो को समझने के लिए आप समझिए नंबर ऑफ जीरो क्या होता है। यहाँ पे देखिए 2 जीरो और 1, अगर टोटल नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए 3 हो गया, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, जो नंबर ऑफ जीरो जनरली यही होता है कि हम पीछे से 2 होता है। नंबर ऑफ जीरो कितना होता है? 2। अगर होल नंबर में पूछा जाए तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया? 3। लेकिन हमको ट्रेलिंग जीरो पूछा जाता है, जिसको साधारण तौर पे हम नंबर ऑफ जीरो बोलते हैं। हमको वही बोलना होता है जो राइट साइड से जितने जीरो एक नॉन जीरो नंबर मिलने तक आ जाते हैं वही नंबर ऑफ जीरो होता है। जीरो बनते कैसे हैं मेरे भाई? 5 और 2 से। हमको किसी भी में 5 खोजना पड़ेगा या 2 खोजना पड़ेगा, और 5 और 2 के जिसकी पावर कम होगी वही नंबर ऑफ जीरो होता है। एग्जाम्पल, 5 की पावर मान लीजिए 25 हो गया और 2 की पावर 3 हो गया, तो बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे। क्यों? क्योंकि एक एक 5 से 2 मिलेगा तो 1 जीरो बनेगा, फिर एक 5 से जो मिलेगा 2 जीरो में, फिर एक 5 से मिलेगा फिर 1 जीरो बनेगा, फिर एक 5 तो रहेगा लेकिन उसको 2 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 2 बस 3 बार है, तो मैक्सिमम 3 बार जीरो बन सकता है। बस यही कहना का चाह रहा है, घात जितना कम होगा उतना ही जीरो होते हैं। पहला ही सवाल एक कितना सीजीएल का सवाल है, शायद मेंस का सवाल है। अब देखिए क्या कर रहा है? 3 की पावर 123, 3 की पावर 122, 3 की पावर 121, 2 की पावर 121। ऐसे सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले कुछ न कुछ कॉमन लीजिए। बिना कुछ कॉमन लिए बिना कुछ आगे हमको समझ ही में नहीं आएगा। अगर हम कॉमन लेते तो कहाँ बचा? यहाँ 3 की पावर 2 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पे 3 की पावर 0 मतलब 1 बचेगा। वैसे यहाँ पे 219, 2 की पावर 119 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, और 2 की पावर 0 मतलब 1 बचेगा। तो हम इसको देखते हैं। 3 तिरिका 9 माइनस 4, 3 की पावर 121 और 9 माइनस 4, और इस वाले को हम सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे 3, तो बचा कितना? 1। अब 3 की पावर 121 और बचा 5 और 2 की पावर 119, 1 से गुणा करेंगे उतना है। अब देखिए 2 तो हमें 119 बार मिल गया, लेकिन 5 हमें बस 1 बार मिला है। अब बताओ नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? मात्र 1। नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? 1 जीरो होगा। क्यों? क्योंकि 5 बस एक ही बार मिला है। 2 तो भले 119 बार मिला है, लेकिन 5 एक ही बार मिला है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? अब ये सवाल देखिए मेरे भाई, ये कौन से सवाल में आया हुआ है? ये भी किसी एग्जाम का बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए पहले हमको सबसे पहले यही खोजना पड़ता है, यहाँ पे 2 ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा बार है, कौन सा ज़्यादा बार है और कितनी बार है। तो हम कैसे खोजते हैं? देखिए 5 यहाँ पे 1 बार है, इसमें क्या है? 5 इंटू 2। इस वाले में क्या है? 5 इंटू 3। अगर ऐसे ऐसे करें तो 5 इंटू 170। इसमें क्या है? 5 इंटू 170।
यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ऐसे ऐसे 170 बार है। इसका मतलब 5 की पावर 170 बार अगर हम बाहर निकाल दें क्या बचेगा, 1 2 3 से लेके 170 तक बचेगा खाली। अब देखिए 5 की पावर 170 है, यहाँ पे भी 170 है, तो हमें यहाँ पे दो दो खोजना है। दो खोजने के लिए हम कैसे करते हैं, या तो हम डायरेक्ट 2 से भाग कर लें कि इसमें 2 कितनी बार आएगा, या तो हम ऐसे कर लेते हैं। देखिए 8 बार जाएगा, ये 85 बार जाएगा। फिर 2 करते हैं, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 42। फिर 2 करते हैं तो 21 बार जाएगा। फिर 2 करते हैं कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। फिर 2 करते हैं कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर 2 करते हैं कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर 2 करते हैं तो अब इसको हम जोड़ लेते हैं, जितना आएगा 2 की पावर जितना आएगा 5 की पावर जितना होगा, जो ज़्यादा होगा वही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। करके बता दे कि कर लोगे, आप कर लेना, जो ज़्यादा बार होगा वही आंसर होता है। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो जो मैं बात कर रहा था की संख्या याद करना। अब इसमें हम क्या करेंगे, 52 245 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, कैसे 52 245 गुणे 52 245 है तो 44, ऐसे ऐसे करते एक तक जाएगा। इसका मतलब अगर इधर से खींचो 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके पूरा 100 मतलब 15 245 बार तक रहता है। ठीक, अब इसको हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, वही अपना इसमें नंबर ऑफ 2 देख लो या नंबर ऑफ 5 लिख लो। देखो 2 तो बहुत बार आ जाएगा, इसलिए हम 5 को ही ढूंढ लेते हैं। नंबर ऑफ 5 कितनी बार है, 5 तिहाई 15 होगा। अब ये जाएगा नहीं, जीरो बड़ा हो गया, 5 चौके 20, 5 नौ 45। फिर 5, फिर 5 बार, फिर 5 से ले जाओ, 5 छक 30 और 5 छक 30 हो गया। फिर नहीं जाएगा, जीरो 5 नौ 45, 609 बार जाएगा। फिर 5 से ले जाओ, 12 बार, 12 पंचे 60 और 5 एकम 5, 121 बार जाएगा। फिर 5 से ले जाओ, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौके 20। फिर 5 से ले जाओ, 5 चौके 20, 4 बचा। बस अब तो जाएगा नहीं, बस अब यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ दो, जितना आएगा वही नंबर ऑफ जीरो होगा। अब जोड़ दो, 9 9 18, 18 और 9 8 9 9 त्रिक 27, 7 आ गया, हाथ में आया 2। अब देखिए 2 4 6 4 10, हाथ में आ गया कितना, 1 6 1 7 1 8, यहाँ पे 3, तो 3807। 3807 कहाँ है, यहाँ पे है। तो आगामी शून्यों की संख्या कितनी हो गई, 3807। सेम सवाल वही है, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, 649। अब इसको फिर से करो, 2 से करो पर नहीं, 2 से तो बहुत बार हो जाएगा, हम डायरेक्ट 5 से ही देखते हैं। 12 पंचे 60 और कितना बचा, 4, 5 नौ 45। अब फिर 5 से ले जाओ, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चाह 25। फिर 5 से ले जाओ, 50 25। फिर 5 से ले जाओ 1। अब इसको जोड़ दो, कितनी बार आ जाएगा, 5 5 10 10 20, हाथ में आया 2 और 2 2 4, 2 6, 1 1 6 और 160, 160 बार जा आएगा शून्यों की संख्या में। आगामी शून्यों की संख्या याद कीजिए। इसको भी वही करना लेना है आपको, 15 से निकाल लेना है, जो आंसर आएगा आपको टिक करना है। हाईएस्ट पावर विच इज डिविजिबल बाई। अब इसमें भी यही नंबर ऑफ शून्य वाला कॉन्सेप्ट लगता है मेरे भाई। जैसे 7 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए जो 84 से पूरी तरह से विभाज्य हो। तो हमको क्या करना है, 84 को 7 से विभाज्य करना है मेरे भाई। 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 एकम 7 दूनी 14, 12 बार जाएगा। और फिर 7 से ले जाओगे मेरे भाई तो एक बार जाएगा, 7 एकम 7, तो 12 1 13, तो कितना हो गया, 13 हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, 45 पूरी तरह 2 से विभाज्य करने की 2 की उच्चतम घात ज्ञात कीजिए। तो वही
45 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड कर दो, जो आएगा उसको जोड़ लेना है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एक 3, 8 2 10, 1 11, 2 एक 3 1 4, 41 बार। आगामी शून्यों की संख्या उच्चतम घात 2 की पावर कितनी हो गई? 41। अब ये सवाल भी आया था, मान लीजिए वहाँ पे अगर 2 नहीं दिया हो, ऐसा कुछ दे दिया कि 63, तो हम इसको ऐसे करेंगे 7 9 63, और जो हाईएस्ट प्राइम नंबर होगा उससे भाग दे करके हमको निकालना पड़ेगा। बस यही 7 को 35 इससे भाग दे तो जो आएगा वही हाईएस्ट पावर होगी, है ना। अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे। डिविजिबिलिटी रूल पे क्या बताना है? डिविजिबिलिटी रूल आसान भी है, टफ भी है। अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे डिविजिबिलिटी रूल पे। तो 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है? लास्ट डिजिट इवन हो, 2 4 8 हो। 3 की डिविजिबिलिटी रूल सम ऑफ डिजिट्स जो होते हैं वो डिवाइड होने चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी रूल लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 से होना चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी रूल लास्ट में 0 हो या 5 हो। 6 की डिविजिबिलिटी रूल जो 2 और 3 से डिवाइड हो वो 6 से डिवाइड हो। 8 की डिविजिबिलिटी रूल लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कि सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट में 0 हो। अब यहाँ पे देखिए 11 के डिविजिबिलिटी रूल 3 3 का पेयर बना के इसमें से घटा दो, 3 3 का पेयर बना के घटा दो। अगर 11 से डिवाइडेबल है तो भी डिविजिबिलिटी रूल है, या तो अल्टरनेट का मेथड भी। आइए, किसी संख्या को 3 से विभाज्य होने की शर्त क्या है? उस संख्या के अंतिम 2 अंक 3 से विभाज्य हो, ये तो नहीं है। उस संख्या के विषम और सम अंकों के योग का अंतर, ये भी नहीं है। उस संख्या के अंतिम अंक, ये भी नहीं है। उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, मेरे भाई बहुत सही। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 11 से विभाजिता का नियम पूछ रहा है, बताइए कौन सा 11 से विभाज्य है? अब 11 से विभाज्य होने के लिए अगर ऑफलाइन पेपर है तो आप तो ऐसे ऐसे कर लेना। 6 9 2 11, 11 3 14, 2 16, 6 9 15, 1 16, 16 में 6 के 10 है। फिर से सॉरी, शायद से जोड़ने में गलत है। हम क्या करें, अगर देखिए ऑफलाइन पेपर हो तो आपको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे घटा के। लेकिन अगर ऑनलाइन पेपर हो जहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे लिखने का ना हो तो नंबर तो आप लिखेंगे नहीं, और इतनी बड़ी बड़ी नंबर का अगर आप अल्टरनेट लेने जाएंगे तो भी दिक्कत है। तो डायरेक्ट लास्ट 2 2 डिजिट देखिए और इसमें से इसको घटाइए। तो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 9 गया -6, 6 में से 3 गया 3, और बचा कितना 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 1 6, 6 -6 0, 0 आ गया। तो इसका मतलब कि ये 11 से विभाज्य है। अब अल्टरनेट वाला मेथड देख लेते हैं। अल्टरनेट वाला मेथड क्या कर रहा है? अल्टरनेट वाला मेथड, अल्टरनेट 9 2 11, 11 3 14, और 14 2 16, 9 6 सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या? 1 2 3 4, 1 2 3। एक बार फिर से इसको देखिएगा क्या कर रहा है। 11 से विभाज्य होने का मेथड क्या होता है? आप 3 तरीके से कर सकते हो। 3 3 का पेयर बना लो, अल्टरनेट मेथड लगा लो, या फिर हम क्या करें 2 2 वाला पेयर वाला लगा लो। तो बताओ इसमें से 11 का कौन सा डिविजिबिलिटी रूल है? तो सबसे पहले हम पेयर वाला देख लेते हैं। सबसे पहले पेयर वाला नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 9 6 15, 1 16, 10 आ गया। 11 से डिविजिबल नहीं है। 9 2 11,
इसको आप गिन लेना, या तो 11 आएगा या तो 0, जिसका आएगा वही डिविजिबल हो जाएगा मेरे भाई। हाँ, ये सवाल यूपीएसआई में आया हुआ था, इसको बताने का मेरा मन पर्पस था कि देखिए अब यहाँ पे क्या रहा है, यन का मान हमको निकालना है। अगर आप अल्टरनेट नहीं लेना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप कैसे लेंगे, देखिए 4 में से 2 गया, 2 बचा, 7 में से 4 गया, 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा और यन बचा। ठीक, अब क्या हो गया, 3 2 5 1 6। अब 6 का मान, यन का मान -6 हो तब 6 6 0 हो जाएगा, लेकिन यन तो निगेटिव नंबर हो नहीं सकता, तो इसका मतलब यन का मान 5 हो और 6 हो, 6 5 11 तभी तो होगा, तो यन बराबर कितना होगा 5। और अल्टरनेट वाला भी आप देख लो, 2 3 23 47 24, अल्टरनेट वाला देखो, 3 10 14, 14 प्लस यन माइनस 3 2 6 2 8 इक्वल टू 0 हो जाए या तो 11 हो जाए। अगर ये यहाँ से घटा देते हैं तो 6 प्लस यन, अगर यहाँ पे 0 लेंगे तो यन बराबर, अगर यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं यन का मान नेगेटिव हो जाता है, इसलिए ये 11 ले रहे हैं, तो यन बराबर कितना हो गया 5। आ गया ना। ये वाला मेथड मुझे बेस्ट लगता है, मैं कभी अल्टरनेट वाला लगाया ही नहीं। कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य होने के लिए 2 से विभाज्य हो या 3 से विभाज्य हो तभी तो 6 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो 2 से विभाज्य है नहीं, ये 2 से विभाज्य है नहीं, अब इसको गिन लो, 4 6 4 10 5 15 15 1 16 6 22, ये तो गया, तो ऑप्शन क्या बचेगा, ऑप्शन बी 6 से विभाज्य है। कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है, 4 से विभाज्य नहीं है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से विभाज्य होना चाहिए। 72 विभाज्य है बिल्कुल, 92 विभाज्य है बिल्कुल, 16 भी विभाज्य है लेकिन 94 विभाज्य नहीं है, तो आंसर सी हो गया। दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य होने के लिए क्या होता है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसमें क्या है, अंकों का योग देख लीजिए, क्या हो गया, 6 6 12 36 18, यही 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य है कि 9 से विभाज्य नहीं है पूछ रहा है, 9 से विभाज्य, हाँ सही है। 90 से विभाज्य है तो x और y का योग ज्ञात कीजिए। यदि 90 से विभाज्य होने का मतलब 10 और 9 से विभाज्य होना, 10 से विभाज्य होने का मतलब y का मान 0 होना। जब y का मान 0 हो जाएगा, 18 40 x 18 40 ओहो 18 40 x और ये मान 0 हो गया। अब 90 से विभाज्य है तो x का मान हमें ऐसा चाहिए कि जो ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। 8 1 9 और 6 4 10, 8 1 9 तो हो गया, 6 4 10। अब यहाँ पे x का मान 8 रोक लो तो 18 और 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो x प्लस 8, 8 प्लस 0 मतलब 8 आ गया। दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाज्य योग्य है। तो 24 से विभाज्य करने के लिए हमको क्या चाहिए कि जो 8 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो। अच्छा 24 से कोई सोचे 6 और 4 से, बिल्कुल मेरे भाई, लेकिन हमें ऐसा लेना होता है जो को प्राइम नहीं हो, जो को प्राइम हो। तो 8 और 3 को प्राइम है तो इसमें जोड़ लीजिए। जो पहले हम 3 का देख लेते हैं कौन 3 से विभाज्य है, फिर उसके बाद 2 ऑप्शन फंसेगा तो हम 8 का देख लेंगे। 3 का देखने के लिए 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 5 20, यहाँ पे तो 20 आ गया, तो ये तो विभाज्य है नहीं 3 से। अब यहाँ पे देख लेते हैं 6 3 9 9 18, 7 4 11, ये भी नहीं विभाज्य है। 8 8 16, 8 3 24, 5 29, ये भी नहीं विभाज्य है। तो बचा कौन सा, यही ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, 5 5 10 8 18, 18 2 20 7 27। हाँ, अगर आप 5 अंकों की संख्या 44 से विभाज्य होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 44 से विभाज्य होने के लिए लास्ट डिजिट 4 से विभाज्य होना चाहिए। लास्ट 4 से विभाज्य होने के लिए मेरे भाई 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि 18 हो जाएगा, 2 हो सकता है, 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 18 हो जाएगा, 4 भी हो सकता है 48। अब इसको देखिए 24 47, अब इस नंबर को एक बार 2 लिख लेते हैं, अगर 2 से नहीं आएगा तो एक बार 8 रख लेंगे, क्या हो गया, है ना।
तो मेरा क्या सिस्टम करता है, ये हो गया 6, ये हो गया 3, यहाँ पे 2, 6, 3, 9, 2, 11, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। चाहे अल्टरनेट वाला भी मेथड लगा के देख लो, 7, 2, 9, 9, 8, 17, और 17 में से 6 गया 11, ये भी है मेरे भाई। यदि एक प्राकृतिक संख्या है तो ये स्क्वायर प्लस है इनमें से किससे सदैव विभाज्य होगी। तो सदैव विभाज्य होने के लिए हम यहाँ पे ए का कुछ मान रख लेते हैं, मान लीजिए ए बराबर 1 रख लेते हैं, तो ये हो गया 7 + 7 14। ए बराबर अगर हम 2 रख लेते हैं तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, और 14, 28 और 14 42। देखिए 7 से भी विभाज्य हो रहा है, 14 से भी, ये भी तो हमेशा 7 और 14 दोनों से विभाज्य होगा। इनमें से कौन सी संख्या इनमें से विभाज्य है। यहाँ पे दो तीन नियम आते हैं। जैसे मान लीजिए a प्लस बी, अगर इसकी पावर 8 हो तो किससे किससे विभाज्य होता है मेरे भाई। अगर इसकी पावर 8 हो तो विभाज्य किससे होगा। यहाँ पे 4 नियम आते हैं, एक हम बता देते हैं। एक a माइनस बी, अगर अगर इसकी पावर n एक बार आड हो, n एक बार इवन हो, n एक बार आड हो, n एक बार इवन हो। अब बताओ ये विभाज्य किससे किससे होगा। यहाँ पे चारों कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। तो इसको विभाज्य होने के लिए डिविजिबिलिटी रूल में आप देखिए, जब अगर n आड होगा तो क्या होता है, आड है तो सिर्फ a प्लस बी से, a माइनस बी से डिवाइड होता है। इवन है तो a प्लस बी से भी डिवाइड होगा, a माइनस बी से भी डिवाइड होगा। वैसे यहाँ पे अगर ये इवन है तो कुछ नहीं होगा, आड है तो a प्लस बी से डिवाइड होगा। तो 41 प्लस 43 अगर हम कर देते हैं तो कितना आ गया, 84। तो ये 84 या 84 के फैक्टर से डिवाइड होगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए यहाँ पे आड है तो किससे विभाज्य होगा, आड है तो बस a माइनस बी से विभाज्य होगा। तो a माइनस बी मतलब 48। यदि संख्या 9 अंकों में विभाज्य हो तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए 1 1 1 डॉट डॉट ऐसे कितनी बार न्यूनतम मान ज्ञात पूछा है, तो कम से कम n 9 बार तो आना ही चाहिए, क्योंकि 1 2 ऐसे जोड़ने पे 9 आ जाएगा, और जिसका सम 9 हो जाता है वो 9 से विभाज्य होता है। तो क्या हो जाएगा, आंसर 9 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से विभाज्य है। सीजीएल 22 का प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार हम देख लेते हैं। ऐसे सवालों में सबसे पहले तो हमें पावर बेस सेम कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, 3 की पावर 3। देखिए यहाँ पे 9 को हम कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3 की पावर 26, और 26 दूना बताते चलो, 26 तिहिया 3 छक 18, 3 दूनी 6 1 7 78। वैसे यहाँ पे 3 तरीका देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3 तरीका 9 तरीक 27, 18 36 18 तरीक 54, 3 की पावर 54 हो गया। वैसे इसको लिख देंगे तो कितना हो गया, 3 की पावर 56, और ये 3 की पावर 58। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, 3 की पावर 2 होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 52। इस वाले में होगा 52, 3 की पावर 52। अब देखिए यहाँ पे 3 की पावर हम 50 कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ पे 1 बचा, 3 तरीका 9, और यहाँ पे 3 तरीका 9 तरीक 27 तरीक 81, तिहैया 243, तिहैया 729, 729 बचा। और अब यहाँ पे देखिए 243 तिहैया 729 होता है ना, 3 तरीका 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 1 7। अब 729 में 9 का गुणा कर दो, 9 9 81, 9 दूनी 18 8 26, और 9 सत्ते 63, 63 2 65, 65 61, 729 65 और 61। अब इसको जोड़ो, अब इसको जोड़ने पे क्या हो गया, 90 हो गया, और ये हो गया 730, और 90 एक बार जोड़ो तो कितना आ गया, 0 12 8 820 आ गया। 820 को एक बार जोड़ते हैं, 1 6 2 8, और 8 8 5 14, 8 5 13,
और 6 एक साथ। अभी क्या है, किससे विभाज्य है? 7 से विभाज्य है, 2 से तो नहीं विभाज्य, 5 से भी नहीं विभाज्य। 7 और 11 मामला फंसेगा। 11 का तो हमारे लिए आसान है, एक बार 11 से देख लेते हैं। 7 से 14 एक 15 में से 4 के 11, बिल्कुल। तो ये किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है संख्या 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य हो तो p माइनस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए 7, 11, 13 से अगर विभाज्य किस कंडीशन में हो सकता है? 7, 11, 13 मतलब 101। अगर हम 3 3 का पेयर बनाए, 7 में, 11 में, 13 में, जो संख्या अगर 3 3 का पेयर बना के अगर हम माइनस कर दें, अगर संख्या 7 से डिवाइड हो गई तो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। जो अगर शेषफल अगर 11 से डिवाइड हुआ तो नंबर भी 11 डिवाइड हो गया। शेषफल अगर 0 आ गया, 101 आ गया, 202 आ गया, तो कितना हो जाएगा? 7, 11, 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3 3 का पेयर बना लेते हैं, 823 और यहाँ पे P2Q। अब हमको घटाना है। 7, 11, 13 से घटाने पे या तो 0 होना चाहिए, या तो 101 आना चाहिए, या तो 202, या तो इसी के मल्टीपल में आना चाहिए। 823 में कुछ भी घटाने पे 101 तो आएगा नहीं, क्योंकि 101 ज़्यादा है। तो हम क्यों ना कोशिश करें कि हम इसको 0 बनाने की कोशिश करें। 0 बनाएंगे तो Q का मान 3 रख देंगे, तो 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 8 अगर P का मान 8 रख देंगे तो भी 0। P का मान 8 हो गया, Q का मान 3 हो गया, और 8 में से 3 गया, आंसर कितना हो गया? 5। समझे? आशा करता हूँ समझ में आएगा होगा। अब इसमें क्या कह रहा है? योगफल किससे विभाज्य नहीं है। हालांकि ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, 31 से विभाज्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ये क्या होता है? 100 प्लेस से होता है 10 प्लस से होता है यूनिट प्लेस। कैसे लिखा जाता है इसको? 100 लिख लो, 10 भी लिख लो, सी लिख लो। वैसे इस वाले नंबर को कैसे लिखोगे? 10C 10A प्लस बी। इस वाले नंबर को कैसे लिखोगे? 100B 100C 10C और ए। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। 11A प्लस 11B प्लस 11C हो जाएगा। 1 कॉमन ले ले, ए प्लस बी प्लस सी। अब जो 1 है वो 37 से डिवाइडेबल है और 3 से डिविजिबल है। तो नंबर किससे डिविजिबल हो गया? 37 से भी, 3 से भी और इससे भी। 37, 3 और ए प्लस बी से। तो किससे विभाज्य नहीं होगा? तो 31 से विभाज्य नहीं होगा। अब बताए संख्या 99 से विभाजित हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हो गया। अगर आप पढ़े हो किसी टीचर से तो ये प्रश्न करिए, तब तक हम आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर 9 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए एक एक डिजिट का सम देख रहे थे, वैसे 99 देखने के लिए दो दो डिजिट का सम देखेंगे। 999 के लिए 3 3 डिजिट का सम, जितनी बार 9 आए उतने डिजिट का सम। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे अगर हम कह दें कि 198 क्या 9 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे? 2 2 का पेयर बना के देखेंगे। देखिए 2 2 का पेयर बना के जोड़ के उसके बाद 2 2 का पेयर जोड़ेंगे। 98 प्लस 1 क्या आ गया? 99 जी विभाज्य है। जैसे हम देखते थे 123, 29, 47, मान लीजिए हम पूछते थे कि 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम एक एक जोड़ते थे ना, वैसे यहाँ पे 99 वाला पेयर जोड़ा जाएगा ठीक उसी तरीके से। तो यहाँ पे हम विभाज्य होने के लिए हम कैसे जोड़ते हैं? हम यहाँ से शुरू करते हैं। Z9 2 2 का पेयर जोड़ते हैं, Y8 X6 08 और 7। अब इसको हम जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? अब देखिए, अब इसको जोड़ने पे या तो 99 आना चाहिए, 198 आना चाहिए, या फिर कितना आना चाहिए? जो 9 का मल्टीपल में हो वही आना चाहिए मेरे भाई, तभी तो 99 से डिवाइजिबल होगा। तो हम देखते हैं पहले कितना आता है। कैसे करते हैं हम? एक 8 इसको दे दो, 7 7 14 7 3 21 7 चौक 28 10 38। कैसे हमने जोड़ा? एक 7 इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, 10 बन गया, बाकी सब 7 7 हो गए। 10 7 21 7 चौक 28 10 38, हाथ में आए 3। अब देखिए 3 तो आ गया और यहाँ पे 8 आया है, तो क्यों ना हम 198 बनाने की कोशिश कर लें। यहाँ पे यूनिट जी 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया, बस यहाँ पे 3 है।
यहाँ पे 3 है, अगर x प्लस वाई 16 हो जाए तो कितना आ जाएगा, 16 और 3 119 हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, 16 होगा। बेहतरीन सवालों में से एक है। फिर आ गया मेरे भाई 99 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। वही दो दो का पेयर, 53 9x 43 8, 8 8 16 और 16 8 24 ना। अरे यार कहाँ से 8 8, 3 3 6, 6 और 8 कितना होगा, नहीं एक बार फिर से जोड़ो, 53 9x 43 और 08। ठीक, 14 हाथ में आए 1, 10 4 14। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि देखिए 3 3 6 8 14, ये तो 14 हो गया। अगर यक्स को हम 4 लिख दें तो हम 198 बना लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 14 को अगर हम 4 लिख दें तो 18 हो जाएगा। हासिल लगा 1, 10 और 9 19। क्यों नहीं, इसको x को 4 रख दोगे तो ये विभाज्य हो जाएगा। 99 से विभाज्य है तो मान ज्ञात कीजिए। फिर वही दो दो का पेयर बना लो मेरे भाई, हमेशा राइट साइड से पेयर बनाना है। कितना आ गया, 78 36 52 06 06 और पी और क्यू। अरे पी और क्यू, अब देखिए अब इसको जोड़ो, 6 6 12, 12 2 14 और 14 6 20 2 22। अगर हम क्यों को 6 रख लें तो 22 6 28, ज्ञात हाथ में आए 2 और 7 3 10 5 15 2 17 और अगर इसको 2 रख लें तो आ जाएगा 19, 198 आ गया। तो इसको भी, इसको हम दो, हमने 2 रखा, पी को हमने 2 रखा है और क्यू को हमने 6 रखा है। पी को 2 रखा और क्यू को 6 रखा तो हो गया 98 से डिवाइड। कितनी संख्या 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं, तो कितनी संख्या 3 और 7 से दोनों से विभाज्य हैं, कैसे करोगे, 3 7 का एलसीएम 21, 21 जाए 63, 21 चौक 84, कितना बचा, 3 बचा, 21 एकम 21, 41 संख्याएं हैं जो कि 3 और 7 दोनों से विभाज्य होंगी। 800 तक कितनी संख्याएं जो 5 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, फिर से कोई नहीं, 15 से भाग दे दो, 15 छक्का 90 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 पच्चीस 75, 5 बचा, 15 ત્યાં 45, 53 संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाज्य होंगी। 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं तो 15 से 15 छक्का 90 कितना बचा, 10 बचा, जीरो बढ़ा दो, बस 60 संख्या है। अब आइए डिवीजन, डिवीजन कैसे होता है, अब इसको देखा जाए। डिवीजन क्या होता है, आप देखिए अगर हमको 27 में 5 का भाग देना है तो 5 बार जाएगा, 50 25 और यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर को क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। डिविडेंड को क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। डिवाइजर को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। कोसेंट को क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और फार्मूला क्या होता है, कैपिटल, इसको कैपिटल डी से दिखाते हैं, इसको स्मॉल डी से दिखाते हैं। कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर, मतलब हिंदी में अगर लिखा जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो होगा हिंदी में। बस इसी फार्मूले पे आधारित सारे प्रश्न आएंगे। अब भाग के किसी प्रश्न को भाजक भागफल का 14 गुना है और शेषफल का 28 गुना है, यदि शेषफल 6 है तो भाजक ज्ञात कीजिए। कोई नहीं, हम सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, डी बाई क्यू प्लस आर। शेषफल 6 है और क्या कर रहा है, भाजक भागफल का 14 गुना, मतलब ये इसका 14 गुना है और ये इसका कितना गुना है, 28 गुना है। ठीक, तो 6, तो इसका 28 गुना करोगे तो कितना आएगा, एक बार 28 गुना करके देखो, 28 गुना एक बार करके देखो तो ये कितना आ जाएगा,
6 48 हाथ में 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168 आ गया। इनटू, अब देखो ए इसका 14 गुना था, तो अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो हमको 14 का भाग लगाना पड़ेगा। तो 14 कम 14, 14 दूना 28 प्लस 6, यही हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 12 अट्ठे 96, हाथ में है 9, 12 छंग 72, 9 81, हाथ में आया 8, 12 कम 12, 8 20 और प्लस 6, तो 2022। आंसर कितना आ गया? 2022। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना है। यदि शेषफल 8 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। वही भाज्य मतलब कैपिटल डी पूछ रहा है, स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। क्या कर रहा है? भाजक भागफल का 12 गुना, इसका 12 गुना है, और शेषफल का 24 गुना, इसका ये 24 गुना है। अब शेषफल दे दिया है 8 है, तो 24 का अब 8 का 24 गुना करो, तो 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 3 19, 192 आ गया। अब ये इसका 12 गुना है, तो इधर से जाने में हमें भाग का भाग लगाना पड़ेगा। 12 एक कम 12, 7 बचा, 12 छंग 72 प्लस 8, 192 इंटू 16 प्लस 8। अब 192 में 16 का गुणा करो, 16 दूनी 32, हाथ में आया 3, 16 नवैया 144, 3 147, हाथ में आया 14, 16 कम 16, 14 30 प्लस 8, कितना आ गया? 30 में 8 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 30 80। आंसर कितना हो गया? 20, बी आंसर। भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है तथा भाजक भागफल का अनुपात 7:2 है। यदि शेषफल 14 हो तो 9 से विभाज्य करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। क्या कह रहा है? भाजक तथा शेषफल, भाजक मतलब स्मॉल डी और शेषफल मतलब आर। तो भाजक और शेषफल का अनुपात 3:2 है। भाजक और भागफल, भागफल मतलब क्यों, क्यों यहाँ पे लिख दो। भागफल मतलब क्यों, भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है। अब देखो ये यहाँ पे वही भाजक, यहाँ पे भी वही भाजक, लेकिन यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ 7 का मल्टीप्लाई, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, तो 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 तरीके 21, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई यार में हो जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ पे भी 21, और यहाँ पे कर दोगे 12 3 36, हो गया ना सब बराबर। अब क्या करा, यदि भागफल 14 हो तो भागफल, यदि शेषफल 14 हो, ये डी है, ये आर है, एक क्यों है, याद रखना। शेषफल 14 हो, यहाँ भी तो 14 दे दिया, तो मतलब एक का मान 1 दे दिया, मतलब भागफल 14 है, डिवाइजर इतना है, कोसेंट इतना है, सेम इतना ही नंबर है। क्या रहा? शेषफल इतना है, तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भाज्य होता क्या है मेरे भाई? डिवाइजर 21 है इंटू कोसेंट 36 है, प्लस क्या होता है? शेषफल। अब इसको 9 से विभाजित करना है, तो देखो 9 चौक 36, ये वाला तो पूरा कट जाएगा क्योंकि ये तो कट रहा है, प्लस 14, तो यहाँ पे 9 एकम 9 प्लस 5, शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल इतना शेषफल इतना प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। ए डी का मान है और हमसे किसका मान पूछ रहा है? स्मॉल डी का मान पूछ रहा है। तो एक बार फिर से प्रश्न वो लिखो, फार्मूला। डी का मान क्या दिया है? 14,528, और स्मॉल डी का मान हमसे पूछ रहा है, और भागफल का मान 83 दिया हुआ है, और शेषफल का मान 3 दिया हुआ है। 3 इसमें से घटा दोगे, 14,500 कितना हो जाएगा? 25, 14,525 हो जाएगा, इंटू डी इंटू 83। अब इसको यहाँ पे लेते हो, भाग कर दो, यहाँ से अगर भाग कर दोगे तो 83 से कम 43 बचेगा कितना? 2, और 14 में से 8 गए 6, 622 बचेगा। तो 8 28 64, 7 बार जाएगा क्या? 7 तरीक 21, 7 अट्ठे 56, 56 2, हाँ 7 बार जाएगा, तो कितना आ गया? 175, एक ही ऑप्शन में है। अब आगे चलते हैं। उन सभी 3 अंकी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो 10 से विभाजित करने पर भागफल 5 प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्याओं के लिए अब नेक्स्ट प्रश्न में हम देखेंगे।
नेक्स्ट सेगमेंट में। फ़िलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं।